हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे इस वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दों को डिस्कस करते हैं और साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो इस वीक हमें 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट इशू इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस और टॉपिक का नाम है इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। तो भारत के पहले प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। इसी कंटेक्स्ट में हमें समझना है कि आखिर इंडियन स्पेस प्रोग्राम का क्या बैकग्राउंड रहा है और साथ में हम ये जानेंगे कि इंडियन स्पेस का क्या फ्यूचर हो सकता है। उसके अलावा हमें यहाँ पर ग्लोबल प्लेयर्स की भी बात करनी है कि ग्लोबल लेवल पर कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो रॉकेट को प्राइवेट तरीके से डेवलप करती हैं। उसके अलावा हमें दूसरा इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करना है FSSAI का प्रपोजल, इसका जो रेगुलेशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के लिए, उसको हमें डिस्कस करना है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड से है। अब यहां पर हमें समझने की कोशिश करनी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं और साथ में हमें इन रेगुलेशन पर भी बात करनी है कि इस रेगुलेशन में कौन कौन सी चीजों पर फोकस किया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट इशू द हिंदू से है और यहां पर मीजल्स आउटब्रेक की बात की गई है, यानी कि मुंबई में खसरे की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब ये बीमारी होती क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, ये सब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवंबर मंथ खत्म हो चुका है। ऐसे में एस्पिरेंट के सामने बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी मेंस की प्रिपरेशन को कब तक कंटिन्यू करें। क्या हमें प्रीलिम्स से शुरू कर देना चाहिए या अभी हम मेंस को और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने प्रीवियसली यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए हैं तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को फरवरी तक कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं दिए हैं तो आप जनवरी तक एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन को मेंस के पर्सपेक्टिव से कंटिन्यू करें। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि सभी लोग आपको बताएंगे कि इन 2-3 महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा मेंस के टेस्ट लगाने हैं। तो वो बात ठीक है, लेकिन मेंस के टेस्ट किस अप्रोच के साथ लगाने हैं, आपको कैसे यहाँ अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करना है सो डेट आप मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाए, इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए मेगा विन प्रोग्राम लेकर आए हैं, जहां पर आपको 15 मेंस के टेस्ट मिलेंगे और 3 एसए के टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको हर टेस्ट से पहले एक गाइडेंस वीडियो मिलेगा जो कि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी बेहतर है। अगर आप सिलेबस को अच्छे प्रकार से समझ जाते हैं तो आप यूपीएससी के एक्चुअल एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको अप्रोच सेशन प्रोवाइड कराएंगे और अप्रोच सेशन का ऑब्जेक्टिव होगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को किस डायरेक्शन में पढ़ना है, क्योंकि यहां पर आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो मेंस के एनालिसिस है उसको भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जब आप मेंस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अप्रोच करते हैं किसी एक टॉपिक को तो आपके परफॉर्मेंस जो हैं वो काफ़ी बेटर हो जाते हैं एक्चुअल मेंस एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें इसमें एक फीचर के रूप में आपको दिखाई देंगी। और टेस्ट के बाद हम आपको एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड कराएंगे और टेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी होगी सो डैट आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट को दे पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमारे सिलेबस, हमारे जो शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट को दें। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उस सब्जेक्ट का टेस्ट आप पहले दे सकते हैं। ये आपका जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध रहेगा। अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, दैट इज मिशन प्रारंभ। मिशन प्रारंभ के अंतर्गत भारत की एक प्राइवेट कंपनी स्काई रूट ने एक रॉकेट को विकसित किया है जिसका नाम है विक्रम एस। इसका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर थे। ओके, तो पहली इंफॉर्मेशन तो आपको ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद विक्रम एस रॉकेट एक सिंगल स्टेज का सॉलिड फ्यूल बेस्ड सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल होगा। परेशान नहीं होना है, तीनों चीजों को मैं आपको समझाता हूं। सिंगल स्टेज का मतलब है इस रॉकेट में केवल एक ही स्टेज रहेगा। हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि रॉकेट में बहुत सारी स्टेजेस हो सकती हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहां केवल एक ही स्टेज रहेगा जिसमें फ्यूल रखा जाएगा। कौन सा फ्यूल रखा जाएगा? तो सर इसमें हम सॉलिड फ्यूल का यूज करेंगे। और सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है अर्थ की सरफेस से अराउंड 100 किलोमीटर की हाइट पर एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना।
और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हुए हमारे इस विक्रम एस रॉकेट ने काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस दिखाई है। अब इसमें 3 पेलोड रखे गए थे। पेलोड का मतलब होता है 3 सैटेलाइट यहां शामिल थे, जिसमें पहला सैटेलाइट है स्पेस किड्स इंडिया का, दूसरा है बेजोम का और तीसरा है एन स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया का। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ब्रीफ में ध्यान में रखनी है। अब ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 में ही एक क्वेश्चन आया था पीएसएलवी पर। थोड़ा सा हिंदी में मैं पढ़ देता हूं, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था, आपको इसका आंसर मुझे फिर से बताना है। तो यहां पहला स्टेटमेंट कह रहा है पीएसएलवी के द्वारा उन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है जो अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग के काम आते हैं, और जीएसएलवी मुख्यतः संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के काम आता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट पृथ्वी से देखने पर एक फिक्स्ड स्थान पर दिखाई देते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है जीएसएलवी एक 4 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है, जिसमें पहले और तीसरे स्टेज में सॉलिड फ्यूल का यूज होता है और सेकंड एंड फोर्थ स्टेज में लिक्विड फ्यूल का यूज होता है। ठीक है, अब इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस पर कि ये जो हमारा विक्रम एस रॉकेट सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है, इसका महत्व क्या होगा भारत के लिए। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि विक्रम एस रॉकेट में के हम यहां 3 वेरिएंट्स डेवलप करेंगे और इसमें अलग अलग तरीके के फ्यूल्स को यूज किया जाएगा। जैसे हमने सॉलिड फ्यूल वाला तो टेस्ट कर ही लिया अभी, इसके बाद हम यहां पर क्रायोजेनिक इंजन का भी यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। ओके, तो कई तरीके के टेस्ट आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस नंबर 1, दिस वाज अ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन। अब यहां टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपने पहली बार किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है, तो उसको टेस्ट करिए कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो स्काईरूट नाम की कंपनी ने जब इस रॉकेट को विकसित किया तो इसकी टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट करने का यहां पर प्रयास किया गया था कि हमने ये रॉकेट विक्रम एस जो टेस्ट किया है ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद जो कलाम 80 है, ये इसके इंजन का नाम है और बताने की जरूरत नहीं है किसके नाम पर ये रखा गया होगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसके इंजन का नाम रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहां पर 3D प्रिंटेड पार्ट्स को भी टेस्ट किया गया है जो यहां थ्रस्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और थ्रस्ट आप जानते हैं कि रॉकेट को उड़ाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो यहां थ्रस्ट है। अब ये जो है भारत का पहला प्राइवेट तरीके से डेवलप्ड रॉकेट था। और यहां कुछ ग्लोबल प्लेयर्स के भी नाम आपको मैं बता देता हूं कि अगर यूपीएससी में प्रीलिम्स में कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाए ग्लोबल प्लेयर्स को लेकर तो आप वहां पर मार्क कर पाए। तो ग्लोबल प्लेयर्स में आपने नाम सुना होगा स्टारलिंक का। एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक और इनका ऑब्जेक्टिव है लगभग 3000 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित करके यहां इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना, और साथ में ये मिलिट्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अमेज़न का एक प्रोग्राम है कुइपर, इसके माध्यम से इनका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ ग्लोबल प्लेयर्स हैं, कुछ ग्लोबल कंपनीज हैं जो इस फील्ड में लगी हुई हैं। अब भारत की कंपनी भी इसमें शामिल हो गई है और भारत की कंपनी का नाम क्या है, स्काईरूट। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थोड़े से बैकग्राउंड पर इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। अब देखिए स्पेस हमारे किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, क्योंकि आप अपने सैटेलाइट के माध्यम से अपनी कंट्री का विकास काफी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट ही हमें मिनरल्स के बारे में बताते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताते हैं। क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से आप ये देख सकते हैं ऊपर से कि कहां पर कोयले के भंडार उपलब्ध हैं, कहां पर गोल्ड के रिजर्व उपलब्ध हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट हमारे या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो हमारा जो स्पेस प्रोग्राम था इनिशियली, उसका ऑब्जेक्टिव भी नेशनल डेवलपमेंट ही रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे भारत के सामने कुछ इवेंट्स हुए, जैसे 1999 में आप जानते हैं कारगिल वॉर के दौरान भारत की सेना ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था। थोड़ा सा उल्टा हो गया, पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोप दिया था, जिसको हमने काउंटर किया और उनको वहां पे जो है बैकफुट पे ढकेल दिया था। तो इस वॉर के दौरान हमें कुछ इंटेलिजेंस इनपुट की आवश्यकता थी, कुछ सैटेलाइट के डेटा की आवश्यकता थी कि हम यहां पर देख पाए कि पाकिस्तान की मिलिट्री किस पोजीशन पर बैठी हुई है। अगर हमें यह पता लग जाता है कि
पाकिस्तान की आर्मी किस लोकेशन पर है, तो हम इजीली अपनी एयरफोर्स के माध्यम से उन पर अटैक कर सकते हैं, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमें ये इनपुट यहां से प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद कोई भी जो ग्लोबल प्लेयर है, ग्लोबल कंपनी है, अमेरिका है, किसी ने हमारी हेल्प इस दौरान नहीं की थी। उसके बाद 2008 में फिर से मुंबई में हमला हुआ, और मुंबई में हमले के दौरान फिर से हमें सैटेलाइट डेटा की आवश्यकता थी, लेकिन फिर हमें ये डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया। तो हमने फिर अपने इस स्पेस प्रोग्राम को मिलिट्री की तरफ मूव कर दिया, और साथ में हमने इसका कॉमर्शियल डायमेंशन भी ऐड कर दिया। यहां मिलिट्री का यूज करने का मतलब है हम अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, जो कि हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां का ये निगरानी कर पाएगा। और कॉमर्शियल डायमेंशन का मतलब है हम अब कॉमर्शियल लॉन्च भी करेंगे। जैसे आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, अक्सर भारत की जो एजेंसी है इसरो, वो अलग अलग देशों के रॉकेट्स को, अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करने का काम करती है, उनको लॉन्च करने का काम करती है। तो कॉमर्शियल डायमेंशन भी हमने इसमें टाइम के साथ ऐड कर दिया था। उसके बाद हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम में बहुत सारे कॉपरेशन हुए बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी हमारे कॉपरेशन है। यूएसए का नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर रशिया का भी नाम ले सकते हैं, रशिया के साथ कॉपरेशन हमारा रहा है। और जब मैंने आपको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बताया था पिछले वाले लेक्चर में, तो क्रायोजेनिक इंजन को प्रोवाइड करने का काम भी रशिया के द्वारा किया गया था। तो ये हमारे बड़े बड़े एजेंसीज के साथ कॉपरेशन रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड लेवल पर इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ उपाय उपलब्ध हैं या नहीं, तो बिल्कुल सर, दो उपाय यहां पर आप देख सकते हैं। एक तो है MTCR और दूसरा है वासेनार अरेंजमेंट। अब सबसे पहले आप समझिए MTCR क्यों बनाया गया था। देखिए, जब भी मैं बात करता हूं रॉकेट की, तो रॉकेट बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप चाहें तो सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसी के माध्यम से बॉम्ब को लॉन्च कर सकते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। अब इसको अगर आप बॉम्ब के पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये मिसाइल बन जाएगा। और मिसाइल आप जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक होती है, दो देशों के बीच में तनाव को बढ़ाने के लिए इसका काफी रोल होता है। तो इसी को रोकने के लिए MTCR की व्यवस्था की गई है, जिसका नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम। कि मिसाइल का ट्रांसफर जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो, उसको कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो MTCR के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। दूसरा है वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट के अंतर्गत ड्यूअल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जाता है। ड्यूअल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जिसको सिविल एंड मिलिट्री दोनों पर्पज से यूज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, सैटेलाइट को आप सिविल पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, आप मिनरल्स की मैपिंग के लिए कर सकते हैं, या फिर लोकेशन को ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। और मिलिट्री पर्पज से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एनिमी की गतिविधियों को चेक करने के लिए, साथ में अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए। तो इस प्रकार की ड्यूअल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए वासेनार अरेंजमेंट नामक व्यवस्था को वर्ल्ड में बनाया गया है। अगर हम स्पेस अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि भारत के लिए इन फ्यूचर स्पेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हम यहां पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं इन सैटेलाइट्स के माध्यम से। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं नहीं है, और इंटरनेट सेवा ना होने की वजह से यहां के लोगों की हेल्थ पर भी नेगेटिव इंपैक्ट आता है, क्योंकि यहां डॉक्टर्स की भी उपलब्धता नहीं है, और साथ में एजुकेशन में भी बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। तो अगर हम सैटेलाइट के माध्यम से इन एरियाज में इंटरनेट की पहुंच को बना देते हैं, तो ऐसे में हेल्थ सेक्टर में भी हमें यहां बूस्ट देखने को मिल सकता है, और एजुकेशन में भी एक बूस्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉसिबल एरिया है वो है माइनिंग ऑफ मून। आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की समस्या सभी देशों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में मून पर हमें कुछ हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल आप ग्रीन एनर्जी को जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। अब इसीलिए पूरे विश्व में मून की मैपिंग को लेकर, मून की माइनिंग को लेकर एक रेस सी लग गई है। तो उसमें इंडिया के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज यहां देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद स्पेस मैन्युफैक्चरिंग से हम डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है
हमारे ब्रह्मांड के बारे में जानकारियां प्राप्त करना, जैसे ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, और भी जो घटनाएं होती हैं, ब्लैक होल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो बहुत सारा हमारा स्कोप है स्पेस सेक्टर में। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि अभी जो प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट को टेस्ट किया है, उससे भारत को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये है, ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का जो शेयर है ना, वो अभी 2% से भी कम है। अब यहां ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का मतलब होता है सैटेलाइट को लॉन्च करके आपको जो मनी मिलती है, उस मनी को प्राप्त करने के लिए भारत के पास अभी जो फैसिलिटीज है, उससे भारत केवल 2% से कम कंट्रीब्यूट कर पाता है। और भारत के प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि वो इसको 8% तक लेकर जाए। और अगर आपको 8% तक लेकर जाना है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपने शेयर को, तो आपको अपने प्राइवेट प्लेयर्स को इस फील्ड में लाना पड़ेगा। और प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए ही इस मिशन प्रारंभ को लॉन्च किया गया है। ओके, तो आई होप कि आपको इस पर एक अच्छा इंसाइट डेवलप हो गया होगा। उसके अलावा अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को यहां पर लेकर आते हैं, तो ये बहुत सारी कॉमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कॉमर्शियल सर्विसेज का मतलब होता है बहुत सारी वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं, वो भारत की कॉमर्शियल सर्विस का फायदा उठा सकती हैं, जो कि सस्ते में आपको उपलब्ध हो जाती है। उसके अलावा अगर हम इस प्राइवेट प्लेयर को यहाँ प्रमोट करते हैं स्पेस सेक्टर में, तो इसरो का थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा और इसरो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस कर पाएगा। और साथ में ये जो फैसिलिटीज़ हैं, वो मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम को भी सफल बनाएंगी। बहुत सारे ऐसे ग्लोबल प्लेयर्स हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, जो भारत के स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करने को रेडी है। तो इससे स्पेस सेक्टर को काफ़ी बूस्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका टॉपिक था जो हमने मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। नाउ चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, दैट इज FSAI ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। अब जीएम क्रॉप्स आप यहां पर समझने की कोशिश करिए कि आखिर जीएम क्रॉप्स होती क्या है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में जीएम क्रॉप्स को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तो मेंस में क्वेश्चन आया था 2019 में। इसमें पूछा गया था कि बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार फार्मर्स के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में सहायता कर सकती है। ठीक है, अब यहां पर अल्टीमेटली क्वेश्चन जीएम क्रॉप्स के बारे में ही है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किसानों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इससे आप पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को टैकल कर सकते हैं। उसके अलावा 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, और ये भी जीएम क्रॉप्स के बारे में है, जीएम मस्टर्ड के बारे में क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिखा है कि जीएम मस्टर्ड में सॉइल बैक्टीरिया के जीन का यूज किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जीएम मस्टर्ड में जिस जीन का यूज किया जाता है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, उसको अलाउ करता है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि जीएम मस्टर्ड को डेवलप किया था IARI ने एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं नाम दे देता हूं, आप बताइएगा कमेंट करके कि सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है। उसके बाद वापस आते हैं अपने जीएम क्रॉप्स पर और यहां समझने की कोशिश करिए आखिर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स हों या ह्यूमंस हों, वो सेल से बने होते हैं। और जब आप इस सेल को देखेंगे, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को जब ओपन करेंगे तो इस न्यूक्लियस में कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं लाइक दिस। ये हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जब आप और खोलेंगे तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा धागे की तरह, इसी को हम बोलते हैं सर डीएनए। ओके, और डीएनए का ही एक छोटा सा पार्ट कहलाता है जीन। और इसी जीन में जब आप एडिटिंग करते हैं तो यही हो जाता है जीनोम एडिटिंग, और इसी को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। अब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन दो तरीके से काम कर रहा होता है। एक तो है ट्रांसजेनिक और एक है सिंपल जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। ट्रांसजेनिक को आप यहां पर समझें। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जैसे कोई प्लांट है, फॉर एग्जांपल इस प्लांट पर पेस्ट का अटैक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप किसी बैक्टीरिया को पकड़िए और इस बैक्टीरिया के एक जीन को निकालकर
इसे ट्रांसफर कर दीजिए इस प्लांट में, सो डैट ये पेस्ट से रेजिस्टेंस हो जाएगा, अब पेस्ट इस पर हमला नहीं कर पाएंगे। तो यहां हमने क्या किया, दिस इज स्पीसी 1 एंड दिस इज स्पीसी 2, क्योंकि ये प्लांट है और ये बैक्टीरिया है। तो जब आप किसी दूसरी स्पीसी से किसी पहली स्पीसी में या फिर पहली स्पीसी से दूसरी स्पीसी में जीन को ट्रांसफर करते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड चीज जो है यहां पे वो है सिंपल जेनेटिक मॉडिफिकेशन। सिंपल जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है एक ही स्पीसी के अंतर्गत जीन को ट्रांसफर करना। जैसे आपने टाइगर के जीन को उठाकर लायन में डाल दिया तो ये बन जाएगा लाइगर। अब ये दोनों सेम ही स्पीसी हैं, है ना। तो सेम स्पीसी में जब आप जीन को ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे में तो ये सिंपल जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। ओके, अब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कई रीजन से किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, या फिर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हो सकता है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का इसका रीजन हो सकता है। उसके अलावा हम यहाँ पर ले सकते हैं क्लाइमेट चेंज। ओके, उसके अलावा आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है यूजेस हो सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के। अब चलिए आगे बात करते हैं कि अभी जो रेगुलेशंस आए हैं उसमें क्या क्या चीजों को शामिल किया गया है। देखिए, रेगुलेशन का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स रेगुलेशन 2022। ये एप्लीकेबल किन किन चीजों पर होगा। देखिए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज किया गया है। अब जीएमओस का मतलब वही है, ऑर्गेनिज्म का मतलब जिसमें भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किए गए हों। ठीक है, जैसे अभी हमने प्लांट्स का एग्जांपल लिया था तो ये चीज इसमें शामिल हो जाएगी, या फिर किसी एक स्पीसी से सेम स्पीसी में आप जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मॉडिफाइड डीएनए का यूज किया गया हो, ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं तो ये आपके ऊपर अप्लाई होंगे। उसके अलावा कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ना किया गया हो, मतलब डीएनए को यहां मॉडिफाई ना किया गया हो, फिर भी किसी इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया हो, जैसे मान लीजिए जीएम मस्टर्ड से प्राप्त ऑयल को आप यूज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को फ्राई करने में, तो ऐसे में आपने इस प्रोडक्ट को फ्राई करने के लिए केवल ऑयल को यूज किया है, डायरेक्टली आप किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को नहीं सेल कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स पर भी जो कि इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज किए जाएंगे और उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हुआ होगा, उन पर भी ये रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ एडिटिव्स में भी इसमें यूज किया जा सकता है। एडिटिव्स का मतलब होता है स्वाद बढ़ाने के लिए किसी चीज को आपने इस्तेमाल कर दिया जिसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हुआ हो, तो उस पर भी ये रेगुलेशंस लागू होंगे। उसके बाद यहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को सेल करना चाहते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, पैकिंग करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं। इन सभी चीज के लिए आपको फूड अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहां फूड अथॉरिटी कौन है? FSSAI। ठीक है, ये साइन आपने अक्सर प्रोडक्ट्स पर देखा होगा। उसके बाद मैंडेटरी लेबलिंग। देखिए, जीएम क्रॉप्स को लेकर भारत में काफी ज्यादा प्रतिरोध होता रहता है। लोग इसको चिंता इस पर व्यक्त करते रहते हैं कि ये हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। तो ऐसे में जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिनको ये लगता है कि जीएम क्रॉप्स उनके लिए हानिकारक है, तो यहां पर मैंडेटरी लेबलिंग की व्यवस्था भी की गई है। मैंडेटरी लेबलिंग का मतलब होता है जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस प्रोडक्ट के फ्रंट पर ही लिखा रहेगा कि दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कंटेन्स। ठीक है, यानी कि इसमें जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज किया गया है। अब आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है, फिर यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये है FSSAI के रेगुलेशन। आपको ये 3 चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है। अब ये टॉपिक आपका यहां कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज मीजल्स। अब देखिए, मीजल्स क्या है और कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि मुंबई में मीजल्स का आउटब्रेक हो रहा है और ये एक प्रकार की वायरल बीमारी है, वायरल डिजीज है। व्हाट डू यू मीन बाय वायरल डिजीज सर? वायरल डिजीज का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो वायरस के कारण फैलती है। अब ये कौन सा वायरस इसको फैलाता है? तो मीजल्स वायरस कहलाता है, हिंदी में इसको खसरा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, मीजल वायरस जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। इसमें आरएनए की कंटेंट होता है। आरएनए जो है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है,
जैसे कि मैंने डीएनए आपको पीछे बताया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो, तो आरएनए जो है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस प्रकार से। ओके, इसके बाद ये कंटेजियस डिजीज है। नाउ सर, कंटेजियस डिजीज का मतलब क्या होता है? कंटेजियस डिजीज का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो कि कांटेक्ट में आने की वजह से फैल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिकल कांटेक्ट में आ गए किसी प्रभावित व्यक्ति के जिसको मीजल्स है, तो ऐसे में वो बीमारी आपको भी हो सकती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये जा सकती है, जैसे किसी ने स्नीजिंग की है, छींक मारना कहते हैं इसको हिंदी में, तो वहां पर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल करने की वजह से भी ये बीमारी फैल सकती है। तो ये होती है कंटेजियस डिजीज। अब ये काफी सीरियस डिजीज है। अगर आपको मैं एक डेटा बताऊं हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा बताया है कि ऐसे बच्चे जो अनवैक्सीनेटेड हैं मीजल्स के प्रति, उनमें मृत्यु के चांसेस 70% तक ज्यादा होते हैं। अब 70% अपने आप में बहुत ज्यादा है, मतलब 100 में से 70 ऐसे बच्चे जो कि वैक्सीनेटेड ना हो, उनके मृत्यु की संभावना ज्यादा होती है। ओके, और अगर मैं आपको वर्ल्ड लेवल पर बताऊं तो 95% जो मीजल्स की वजह से डेथ होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में होती हैं। तो काफी सीरियस सॉरी, काफी सीरियस ये बीमारी है, और इसका अगर प्रॉपर टाइम पर इलाज ना किया जाए तो ये काफी जो है बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है किसी भी देश में। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको बता देता हूं, हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि बीमारी के बारे में हमें क्यों डिस्कशन करना है। देखिए, 2019 में क्वेश्चन आया था और हेपेटाइटिस के बारे में ये क्वेश्चन है। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, और इसमें आपको फिर मुझे बताना है कि ये टॉपिक में आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन में वो क्या है। ओके, तो हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में पूछा गया था। इसी प्रकार से आपका मीजल्स वायरस के बारे में भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और सिम्टम्स की बात करते हैं कि आखिर मीजल्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम है यहां पर हाई फीवर, और फीवर इतना ज्यादा तेज होता है कि ये 104 डिग्री से ऊपर निकल सकता है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा है, किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है इतनी ज्यादा फीवर के साथ। ओके, उसके बाद ये कफ जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, खांसी यहाँ पर हो जाएगी, और रनी नोज होती है यहाँ पर, मतलब नाक आपकी बहती रहेगी। ओके, उसके अलावा रेड आइज रहेंगी, आंखों से पानी निकलता रहेगा। ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब यहाँ कभी कभी इसके सिम्टम्स को दिखने में 7 to 14 डेज भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली अफेक्ट पर्सन के अंदर ये सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। तो जब ये सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होते हैं तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर रेसेस भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे ये लाल लाल धब्बे आप देख पा रहे होंगे इस व्यक्ति के बॉडी पर, तो इस तरीके के रैशेस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है ये, और अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। अगर हम रीजंस की बात करें कि आखिर मुंबई में ये आउटब्रेक हो क्यों रहा है, तो 2-3 रीजन है इसके। पहला रीजन तो ये है लो इम्यूनाइजेशन कवरेज। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारे ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, और रिस्ट्रिक्शंस लगने की वजह से बहुत सारे पीपल्स में वैक्सीनेशन भी नहीं हो पाया। कोविड के वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहा मैं, मीजल्स के वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो काफी ज्यादा कम हो गया कोविड-19 की वजह से। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई, और दूसरा है यहां पर पेरेंट्स भी थोड़ा सा हेजिटेशन करते हैं इस वैक्सीन को लगाने के लिए। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, जैसे जब आप अपने बच्चे को फर्स्ट जैब लगवाते हैं इस बीमारी का, मीजल्स का, तो उनको हो सकता है थोड़ा सा फीवर आ जाए। तो ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स ना डर जाते हैं कि फर्स्ट जैब लगवाने के बाद तो फीवर आ गया था, अब पता नहीं सेकंड लगवाएं या ना लगवाएं। तो इस वजह से वो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो सेकंड जैब लगवाती नहीं है। और अगर आप सेकंड जैब नहीं लगवाते हैं तो बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि फर्स्ट जैब लगवाने के बाद 15% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनमें इम्यूनिटी डेवलप ही ना हो। अब ये काफ़ी सीरियस मैटर है। मतलब एक वैक्सीन आपने लगा ली, आप वैक्सीन इसलिए लगाते हैं ताकि आपके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, लेकिन 15% बच्चे ऐसे होते हैं इस वैक्सीन को लगवाने के बाद जिनमें इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होती है। तो इसीलिए सेकंड जैब लगवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए। ओके, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में 2 डोज जरूरी है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक जैब लगवाने से आपको रिस्क जो है फिर भी दिखाई देगा, लेकिन 2 वैक्सीन लगाने से आप काफी हद तक इस रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर वैक्सीन की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, और वैक्सीन में भी आपको मैं नाम बता देता हूँ। वैक्सीन के नाम है जैसे मीजल्स रूबेला MR वैक्सीन हो गई, उसके बाद मीजल्स मम्स रूबेला MMR वैक्सीन हो गई, और मीजल्स
मम्स, रूबेला और वेरिसेला, तो MMRV वैक्सीन हो गई। तो ये 3-4 वैक्सीन के नाम हैं, ये मिक्स है, कई सारे वायरस हैं, ये रूबेला अलग वायरस होता है। सिम्टम्स सेम टाइप के होते हैं, खसरे की तरह ही सिम्टम्स आपको रूबेला में भी दिखाई देंगे। उसके बाद मम्स भी सेम टाइप की डिजीज होती है, तो इन सबको मिक्स करके एक वैक्सीन बना दी जिसका नाम है MMRV, जिसमें मीजल्स का भी जो है प्रिवेंशन है, मम्स का भी है, रूबेला का भी है और वेरिसेला का भी है। ओके, ग्लोबल लेवल पर अगर कुछ इनिशिएटिव्स की बात करें जो इस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए लिए गए हैं, तो उसमें फर्स्ट इनिशिएटिव है मीजल्स एंड रूबेला इनिशिएटिव। ओके, तो यहां पर एम किया गया था इस डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए। अब देखिए एक चीज और बता देता हूं, अगर इस डिजीज को एलिमिनेट करना है, किसी कंट्री को मीजल्स फ्री घोषित करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम 3 साल तक अपने देश में इस मीजल के केसेस को कंट्रोल में रखें। मतलब अगर 3 साल में आपके देश में 0 मीजल केस आता है, तो ऐसे में आपकी कंट्री WHO के द्वारा घोषित कर दी जाएगी मीजल फ्री। साउथ एशिया में कोई कंट्री ऐसी है जो मीजल्स फ्री है, तो बिल्कुल श्रीलंका ऐसी कंट्री है, और साथ में भूटान भी ऐसी कंट्री है जो मीजल फ्री है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई मीजल डिजीज के बारे में। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे इस वीक के। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो गया है तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो डैट मैं नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आपके टॉपिक्स को कवर कर दूंगा। और अगर आपके कोई डाउट है इस क्लास के रिगार्डिंग, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो डाउट्स भी मैं आपके नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं न्यू सेशन में न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।